अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने उसका पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसको इंशाल्लाह आज वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। हमने हॉजकिन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा पे स्टॉप किया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये हमें पता है कि जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स या फिर टॉन्सिल्स वगैरह का स्पेशली लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसका कैंसर होता है और ये दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं हॉजकिन और दूसरे को हम कहते हैं नॉन हॉजकिन, ठीक है। फिर ये आपको उसके थोड़े बहुत डिफरेंसेस बताए गए हैं कि हॉजकिन में आपके जो रीड स्टेनबर्ग सेल्स है वो मतलब म्यूटेट हो जाते हैं, उसमें कैंसर आ जाता है और आगे जाके उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसले पैदा होते हैं जिसको हम हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं। और जो दूसरा है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, उसमें हमारे बी और टी लिम्फोसाइट्स मतलब डिस्टर्ब होते हैं और आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि हॉजकिन लिम्फोमा जो है यह ग्रुप ऑफ न्यू प्लाज्म है और न्यू प्लाज्म मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी न्यू ग्रोथ को हम कहते हैं जब आपके बॉडी में कोई न्यू ग्रोथ शामिल हो जाए, ठीक है, तो उसको हम न्यू प्लाज्म कहते हैं। और स्पेशली जो हमारे रीड स्टेनबर्ग सेल होते हैं, ये वो सेल्स होते हैं जो हमारे लिम्फोमा के अंदर एज ए कैंसर सेल डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जब ये इसी तरह के लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये सेल्स डेवलप हो जाएं कैंसर सेल, उसको हम क्या कहते हैं, रीड स्टेनबर्ग सेल्स कहते हैं। और इसी चीज़ को हम मतलब ये जो कैंसर होगा इसको हम हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं। अच्छा, और ये जो है ये मतलब हॉजकिन लिम्फोमा जो होगा ये मेटास्टेसाइज करता है, यानी कि फैलता है टू अ नॉन नोडल और एक्स्ट्रा लिम्फेटिक साइट्स, यानी कि जहाँ पे ये फैलना या जहाँ से ये बनना शुरू होता है उसी जगह से काफ़ी आगे और अपनी जगह से मतलब बहुत दूर दूर तक फैलता है और बॉडी में पूरी तरह फैल जाता है। स्पेशली जो हमारे मेन ऑर्गन्स है लाइक स्प्लीन, लिवर और बोन मेरो और लंग्स, इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। और ये एक साइंटिस्ट ने इस पे काम किया था जिसने फर्स्ट टाइम इसकी जो एबनॉर्मेलिटीज़ थी वो डिस्क्राइब की थी, जिसका नाम था थॉमस हॉजकिन, ठीक है। तो उसने 1832 में जो है लिम्फेटिक सिस्टम पे काम किया और उसने ये मुख्तलिफ़ किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ उसमें देखी, तो उसने अपना नाम नाम दिया जिसको हॉजकिन लिम्फोमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा रॉथी रीड एंड कार्ल स्टेनबर्ग फर्स्ट डिस्क्राइब द मेलिग्नेंट सेल ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा। दो साइंटिस्ट जिसका नाम डॉर्थी रीड एंड कार्ल स्टेनबर्ग था, उन्होंने पहली दफ़ा जो ये मेलिग्नेंसी थी इन सेल्स के अंदर, ठीक है, जो हॉजकिन लिम्फोमा के सेल्स थे, इनको डिस्क्राइब किया और इनके ऊपर काम किया, इनको एक्सप्लेन किया, तो फिर उन्होंने अपने नाम दिए रीड स्टेनबर्ग सेल्स का, ठीक है। और ये स्पेशली बच्चों में जो 15 साल से कम एज के होते हैं या 15 से 19 साल के बीच में जो होते हैं, ठीक है, उनमें ये ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में। अच्छा जी, फिर हॉजकिन लिम्फोमा के आपको कुछ टाइप्स बताए गए हैं जिसके डिटेल पे हम नहीं जा रहे और ना ही पीपीटी में इसकी डिटेल है, बस आपको इसके नाम याद होने चाहिए। नोडुलर स्क्लेरोसिस, मिक्स्ड सेलुलरिटी, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, लिम्फोसाइट रिच क्लासिकल और नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। इसके टाइप्स है जो कि आपको याद होने चाहिए, बाकी इसके आपको थोड़े बहुत जो है इसके बताए गए। अच्छा, ये वही आपको पिक्चर वाइज दिखाया गया है लेकिन कोई डिटेल नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। और ये आपको नॉन निड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा का बताया गया है। इसके बाद हम आते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब आपके बी सेल्स और टी सेल्स और साथ साथ नेचुरल किलर सेल जो होते हैं जो कि इम्यूनिटी में काम करते हैं नॉर्मली, उनकी ये लिम्फोमा है, उनका कैंसर है। और जब ये मुकम्मल तौर पर मतलब मेलिग्नेंसी में आ जाएँ, ख़राब हो जाएँ, ठीक है, फिर इस तरह के कैंसर को या इस तरह के लिम्फोमा को हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं। और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ पीडियाट्रिक लिम्फोमा आर क्लासिफाइड एज नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, यानी कि बच्चों में जितने भी लिम्फोमा के कैंसर होते हैं तो उसमें 60% अबाउट ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ये तकरीबन 7 से 8 बच्चों में होता है पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में कोई 7-8 बच्चों के ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होते हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम होती है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं है रेशो, बहुत एक रेयर केस हुए, लेकिन अगर है तो फिर आपने उसके
जो पॉइंट्स है या जो नंबर्स है वो आपको याद होने चाहिए। इसके भी 3 टाइप्स जो कि आपको बताए गए हैं, लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा, बर्किट और नॉन बर्किट लिम्फोमा, लार्ज सेल और डिफ्यूज हिस्टोसिस्टिक हिस्टोसाइटिक नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, इसके टाइप्स आगे चलते हैं तो आपको वही बताया गया है इसके मुख्तलिफ किस्म के मतलब जो सेल है, जैसे कि लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा, बर्किट और नॉन बर्किट लिम्फोमा, और साथ में ये लार्ज सेल और डिफ्यूज हिस्टोसाइट्स लिम्फोमा बताया गया है। ठीक है, सो यू कैन सी दैट। आगे हम इसके स्टेजेस पे आते हैं, और स्टेजेस जो है वो इसके आपको 4 स्टेजेस बताए गए हैं कि जब भी आप लिम्फोमा पढ़ते हो तो इसके आपको 4 स्टेजेस मिलेंगे। स्टेज 1 में जैसे हमें पता है कि पिक्चर में नज़र आ रहा है कि किसी ख़ास एक एरिया पे जो है वो लिम्फोमा डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, स्टेज 2 में वो 1 से 2 हो जाएंगे अबव द डायफ्राम। ठीक है, यानी कि डायफ्राम की किसी एक साइड पे, या तो वो नीचे हो सकते हैं या ऊपर हो सकते हैं। स्टेज 3 में जब बात आती है तो नीचे और ऊपर डायफ्राम के दोनों साइड पे जो है लिम्फोमास डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। और जब बात स्टेज 4 की आती है तो इसमें हमारे बाकी ऑर्गन्स जैसे स्प्लीन, लिवर, बोन मेरो वगैरह भी आ जाएंगे, वो अपने लपेट में ले लेंगे। तो इसी तरह हम लिम्फोमा को 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और हर स्टेजेस में फिर उसकी जो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग हो जाती है। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करेंगे किस किस चीज़ों की वजह से हो सकती हैं, तो वो सारे के सारे वायरस है। जैसे कि पहले कभी इन्फेक्शन हुआ था एप्स्टेन बार वायरस। ठीक है, या फिर मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, या इम्यून सिस्टम वीक है, या फिर एज में है। ठीक है, तो एज अगर तकरीबन 15 से 40 साल के बीच में हो तो हॉजकिन वगैरह होता है, उससे कम हो तो नॉन हॉजकिन। ये सारी चीज़ आपको बताएं, या फिर फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ें आ रही होती हैं तो जेनेटिक भी फैक्टर हो सकता है। ठीक है, और एज जो है जैसे कि आपको नॉन हॉजकिन का बताया गया है, तो नॉन हॉजकिन में स्पेशली बिफोर आफ्टर 60 होता है, यानी कि 60 के बाद ज़्यादातर उन लोगों में होता है। या फिर वो लोग जो सर्टन केमिकल्स के साथ उनका एक्सपोजर होता है, जैसे बेंजीन, हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह। ठीक है, या फिर वो लोग जो कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी बहुत ज़्यादा लेते हैं, या फिर उन्होंने कभी पहले इस चीज़ से गुजर चुके हो तो उनके साथ भी ये हो सकता है। या कोई HIV का या HTLV ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस हैं। अगर इन वायरस से कोई बंदा गुजर चुका हो, उनके साथ कोई इन्फेक्शन हो चुका हो, ठीक है, तो ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की तरफ जा सकते हैं। या कोई हेपेटाइटिस सी, बहुत किसी को क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी है, या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। ठीक है, तो इसकी वजह से, जिसको हम H पाइलोरी कहते हैं, तो इसकी वजह से ये हो सकता है। अच्छा जी, इसके साइन सिम्टम आप देखोगे तो वही चिल्स और टेम्परेचर स्विंग्स, यानी कि कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कभी कम, यानी कि कभी उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी, कभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होगी। ठीक है, उसको फीवर होगा, वेट लॉस होगा, हेडेक, कफिंग, एनोरेक्सिया जिसको हम लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं, भूख का ना लगना। ठीक है, और इसके अलावा ऑल ओवर द बॉडी उसको जैसे खारिश, इचिंग से महसूस होगी। ठीक है, और उसका कोई ख़ास ज़ख़म, निशान वगैरह भी नहीं होगा जब वो ख़ारिश करेगा तो। अच्छा, इसके अलावा परसिस्टेंट फटीग, बहुत ज़्यादा थका हुआ होगा, मतलब हर टाइम वो थका थका सा महसूस करेगा। एब्डोमिन और चेस्ट और बोन्स में उसको पेन महसूस हो रहा होगा। ठीक है, और जो लिम्फ नोड्स होते हैं नेक में और आर्म पिट में, ग्रोइन एरिया में, वो स्वेल हो जाएंगे। वहाँ पे आपको स्वेलिंग महसूस होगी, लेकिन उसका कोई दर्द नहीं होगा, पेनलेस होता है, और नाइट स्वेट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? तो ब्लड टेस्ट करते हैं, लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं, बोन मैरो टेस्ट करते हैं, या बायोप्सी लंबर पंक्चर के ज़रिए भी कर सकते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, पीईटी जिसको हम पॉजिट्रॉन एमिशन टेस्ट या टोमोग्राफी स्कैन कहते हैं, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और बोन स्कैन। ये तो हमें सारी चीज़ें पता है ऑलरेडी। ट्रीटमेंट पे हमें पता है कि कैंसर का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो हम कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या फिर सर्जरी की तरफ जाएंगे। और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताए, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करके बंदे के बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें रेटुक्सिमॉब और ब्रेंटिक्सिमॉब, विडोटिन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, मतलब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है। इसके अलावा रेडियो इम्यूनोथेरेपी वो भी की जाती हैं, जिसमें भी एंटीबॉडीज़ ही होती है। ठीक है, इसके अलावा बायोलॉजिकल थेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। अच्छा जी,
नेक्स्ट आते हैं तो हमारे नर्सिंग कंसंट्रेशन है, और नर्सिंग कंसंट्रेशन में हमें उसके साइन सिम्टम को देख के उसका केयर करना होता है। जैसे कि उसकी हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, उसको अगर फटीग है तो उसके ऊपर फोकस करना है, उसको रेस्ट देना है, फीवर है या फिर उसको ठंड महसूस हो रही है, ठीक है, या फिर स्वेट्स आ रहे हैं, नाइट स्वेट जिस तरह, तो इन सारी चीज़ों को हमने देखना होता है। इसके अलावा अगर स्किन में कोई ब्रेक है, कोई चोट वगैरह लगी है, उसका ख़्याल करेंगे ताकि उसकी वजह से मज़ीद कोई मसला ना हो, ठीक है। वाइटल साइन, ब्रेथ साउंड और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एलओसी जो हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है, यानी उसको बिल्कुल मेंटेन रखना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर टेम्परेचर 101, 102 से ज़्यादा हो जाए, 100 से ज़्यादा हो जाए, तो हमने डॉक्टर वगैरह को इन्फॉर्म करना होता है। इसके अलावा हम कोई भी पाउडर या फिर जो रबिंग करते हैं ना, स्किन के ऊपर कोई चीज़ लगा के रब करते हैं, तो इन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है, वो नहीं करना, ठीक है। और इसके अलावा इनकरेज वियरिंग लूज फिटिंग क्लॉथ्स, यानी कि बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनाने, उसको ऐसे लूज कपड़े पहनाने हैं, ठीक है। इसके अलावा हम मरीज़ को ये बता दें कि भाई आपने बहुत ज़्यादा मतलब सन से दूर रहना है, ताकि सन के जो रेज़ है वो आपके स्किन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ना लगे, या फिर इसी तरह के जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं, क्लोरीन या फिर व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, तो उनसे आपने दूर रहना है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक केमिकल की वजह से शायद हो चुका हो। इसके अलावा उसको फ्रीक्वेंट मील्स, यानी कि छोटे छोटे वक्त 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 ब वक्त क्या कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे वक्फे के साथ आप उसको छोटा छोटा से खाने खिलाएं, यानी थोड़ा थोड़ा सा खाना खिलाएं, ठीक है। इसके अलावा डाइट का ख्याल रखेंगे, उसको सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन का बताएंगे, भाई ये खुद आपने मेडिसिन कैसे एडमिनिस्टर करना है। और इसके अलावा ड्रिंकिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और अगर इसी तरह डिस्पनिया का, सांस लेने में कोई मसला, या कोई बॉडी में खुद ब खुद कोई मूवमेंट हो रही हो, कोई पेन वगैरह हो, या चेस्ट एक्सर्शन हो, तो ये सारी चीज़ें आपने रिपोर्ट करनी है, बतानी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर ज़रूरत हो तो आप उसको ऑक्सीजन पे रख सकते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन वगैरह की अगर ज़रूरत हो तो। अब हम इसके अलावा कुछ कैंसर ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि ये किस किस तरह होती है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इसमें हम मरीज़ को देते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, तो जैसे कि सबसे पहला जो इसका ट्रीटमेंट है दैट इज़ कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी हमें पता है कि इसमें केमिकल्स होंगे, और स्पेशली ऐसी चीज़ें जिसमें डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ टॉक्सिक इफ़ेक्ट हो, यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो जो डिज़ीज़ेज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उनके ख़िलाफ़ टॉक्सिक चीज़ें हो, जैसे एंटीबायोटिक्स वग़ैरह होते हैं। तो कीमोथेरेपी में सिंपल आप ये याद रखें कि ये वो इलाज है, वो ट्रीटमेंट है जिसमें हम मेडिसिन देते हैं मरीज़ को, वो एंटी कैंसर, एंटीबायोटिक्स कुछ भी हो सकते हैं, और उसमें ज़ाहिर-सी बात है केमिकल्स होंगे। तो हर वो चीज़ जो हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के ख़िलाफ़ यूज़ करें एज़ अ केमिकल, दैट इज़ कीमोथेरेपी, और ये कीमोथेरेपी कैंसर का पहला ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। इसी तरह पेडियाट्रिक कैंसर अगर हो तो उसमें भी हम कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं, जिसको हम पेडियाट्रिक कीमोथेरेपी कहते हैं, और ये ज़्यादातर इंट्रावेनसली देते हैं, यानी बच्चों को, बड़ों में भी सेम होता है तकरीबन, के इंट्रावेनसली देते हैं। और इसका तकरीबन एक ख़ास गैप होता है, जैसे आज आपने कीमोथेरेपी दे दी है तो फिर उस कुछ दिन बाद या कुछ हफ़्ते बाद या कुछ घंटे बाद दूसरा सेशन आप रख सकते हो, और इस वो डॉक्टर जो है उसका एक ख़ास शेड्यूल डिसाइड करता है। ये तकरीबन 1 से 3 हफ़्ते का इंटरवल उसके बीच में होता है, ठीक है। और फिर आप उसको कीमोथेरेपी पे दोबारा बुला सकते हैं। मतलब ये उसके बीच में उसके ड्रग्स और डोज़ और उस चीज़ पे डिपेंड है कि आप उसको किस तरह का ड्रग दे रहे हो, कितना डोज़ दे रहे हो, तो फिर उस हिसाब से वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इसको दूसरी थेरेपी या दूसरा दू मतलब दोबारा कब बुलाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, और ये बच्चों और एडल्ट्स में तकरीबन दोनों में सेम होता है। और ये जो इसका डोज़ होता है वो कुछ चीज़ों को देख के डिसाइड होता है, जैसे कि इसमें आपको लिखा हुआ है BSA, बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। बॉडी सरफेस एरिया को देख के, जैसे उसमें आप हाइट लोगे पेशेंट का सेंटीमीटर में, और उसको उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे अगर किसी बंदे का हाइट है फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर में
30 सेंटीमीटर और उसका वेट है 15 kg। तो 30 को आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 3600 से उसको डिवाइड करोगे। फिर उसका जो आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर रूट लोगे, आपने मैथ में पढ़ा होगा, और स्क्वायर रूट के बाद उसका जो आंसर आएगा वो आपका डोज होगा, उस वो ही डोज आप देंगे। ठीक है, तो ये उसका एक छोटा सा फॉर्मूला आप देख सकते हैं, हाइट मल्टीप्लाइड बाई वेट डिवाइड बाई 3600, और फिर उसका जो आंसर आएगा वो आप स्क्वायर रूट लोगे और डोज आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा कीमोथेरेपी इंडिकेशन, यानी कि कब कब आप दे सकते हो कीमोथेरेपी, इंडिकेशन क्या होते हैं, तो जब हमने कोई ट्यूमर श्रिंक कराना होता है, यानी कि उसको ख़त्म कराना होता है, उसके साइज़ को कम कराना होता है, तो उसमें हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं, जिसको हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। यानी कि किसी ट्यूमर को कम करने के लिए जब आप कीमोथेरेपी देते हो, दैट इज़ न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। ठीक है, या फिर कोई कैंसर के सेल्स रह गए, फॉर एग्जांपल आपने सर्जरी करवाई और फिर भी कुछ केमिकल या सेल रह गए कैंसर के, फिर हम उसके लिए भी कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं, जिसको हम एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं। ठीक है, न्यू अभी हमने हटा दिया। इसके अलावा हम अदर थेरेपीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी, और ये सारी चीज़ें जो है वो कैंसर के स्प्रेड को रोक सकते हैं, और इन्हीं चीज़ों के लिए हम ये इलाज करवाते हैं। अच्छा, फिर जब आप कीमोथेरेपी पे आते हो, तो कीमोथेरेपी में मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन यूज़ होते हैं, जो तकरीबन फोर मेजर कैटेगरीज है, जिसमें सबसे पहले अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। अल्काइलेटिंग वो मेडिसिन होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो डीएनए के ऊपर एक्शन करते हैं और सेल को, यानी कि सेल का जो लाइफ है, जो सेल एक से दो में डिवाइड होता है, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस पे जाके रोकता है। ठीक है, और उस सेल को डिवाइड होने से रोकेगा, तो मतलब सेल डिवाइड नहीं होगा तो कैंसर फैलेगा नहीं। जिसमें आपको ये ड्रग्स बताए गए हैं, क्लोराम्ब्यूसेल, साइक्लोफॉस्फोमाइड, ठीक है, और थ्यूटीपा, इसके अलावा बेसल्फान। ये जो ड्रग्स है ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, और जो सेल के डिवीजन को डीएनए के बेस पे जाके रोकते हैं। ठीक है, दूसरा है एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट जो है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो सेल के लिए ज़रूरी होते हैं, तो ये उन्हीं प्रोटीन की तरह अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन उनकी तरह काम नहीं करते। तो जब आप ये मरीज़ को देते हो, तो ये वही जाके सेल के अंदर जब जाते हैं, तो सेल उसको यूज़ करता है, लेकिन सेल को एनर्जी नहीं मिलती। जब सेल को एनर्जी नहीं मिलती, तो सेल अल्टीमेटली किल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जिसके भी आपको ड्रग्स बताए गए हैं, इसमें आप देख सकते हैं प्यूरिन एंटागोनिस्ट, पायरामिडीन एंटागोनिस्ट, जो डीएनए के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और फोलेट एंटागोनिस्ट। इसके अलावा प्लांट अल्कलैड से, जो प्लांट से लेते हैं, और ये भी सेल को डिवाइड और ग्रो होने से रोकते हैं। इसमें भी आपको ड्रग्स बताए गए हैं, एंटीनोमाइसिन डी, डिऑक्सिरिबोसिन, और इसके अलावा एमेटोमाइसिन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, जाहिर बात है, जो ट्यूमर को श्रिंक करे, जो ट्यूमर को रोके, और ये भी डीएनए और आरएनए के सिंथेसाइजिंग पे जाके असर करता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। जो जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, सेल्स नहीं बनेंगे और कैंसर रुक जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी वही आपको बताया गया है कि कीमोथेरेपी कैसे वर्क करता है, वो मैंने आपको बता दिया कि आपके माइटोसिस को रोकता है, और कैंसर सेल का जो फूड सोर्स होता है, यानी जहाँ से उसको खाना मिलता है ग्रो करने के लिए, वो उसको रोक देता है, तो सेल्स ग्रो नहीं होते। ठीक है, अभी आप मुख्तलिफ़ किस्म के रूट से दे सकते हो, यानी कि ये जो कीमोथेरेपी है, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के रूट से, जैसे ओरली दे सकते हो, मसल में दे सकते हो, टिश्यूज़ में दे सकते हो। ठीक है, इंट्रावेनसली, इंट्रा कैविटरी, कैविटरी मतलब किसी भी कैविटी में, जैसे चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, जितनी भी कैविटीज़ है, आप उसमें भी इसको इंसर्ट कर सकते हो। टॉपिकली, यानी ऊपर भी लगा सकते हैं जहाँ पे कैंसर का ट्यूमर वगैरह हो। और पोर्टिकेज जो है, ये एक डिवाइस होता है, जो हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप कह सकते हो, जो हम लगाते हैं स्किन के नीचे, और ये जैसे आईवी हम लगाते हैं ना, किनोला, तो आईवी की तरह होता है ये, लेकिन ये थोड़ा सी ज़्यादा टाइम के लिए होता है, और इसमें मतलब आपने ये लगाए रखा होता है कि बार बार मरीज़ को, अगर आप कीमोथेरेपी दे रहे हो या उससे ब्लड ले रहे हो, तो बार बार उसको मतलब पंक्चर ना करना पड़े, बार बार आईवी वगैरह पास ना करना पड़े। तो इसीलिए हम ये एक ही टाइम लगाते हैं, और ये तकरीबन काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसमें है। ठीक है, अच्छा जी, अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको बताए गए हैं कि
आप किस किस सिचुएशन में किसी बच्चे को कीमोथेरेपी या किसी मरीज को कीमोथेरेपी नहीं दे सकते। तो इसमें आया है एमएमआर वैक्सीन इन चाइल्ड। एमएमआर वैक्सीन जिसमें 3 वैक्सीन मीजल, मम्प्स और रूबेला, ये अगर बच्चे को लग रहे हैं या लगे हुए हैं तो इस सिचुएशन में आप वो नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी है या बच्चे को एनीमिया है या डब्ल्यूबीसी कम है, न्यूट्रोफिल वगैरह कम है या पुअर पेशेंट फॉलो अप, ठीक है, या बार बार वो फॉलो अप पे है तो उस सिचुएशन में, या अनकंट्रोल्ड डायरिया है तो उस सिचुएशन में भी आप कीमोथेरेपी नहीं दे सकते। कैक्सिया, कैक्सिया जो है ये एक सिंड्रोम है जिसमें मसल फटीग होती है, वेट लॉस होता है, बहुत सारे साइन सिम्टम होते हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी हम नहीं देते। डिप्रेशन में है या अगर पेशेंट रिफ्यूज करे, वो ना ना लेके भाई मुझे नहीं देना, ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी हम नहीं देते। ये आपके पास कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इसके अलावा इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास नोज़िया, वोमिटिंग, ये तो हर किसी का होता है। एलोपेशिया या हेयर लॉस, जिसको हम कहते हैं कि मरीज़, तकरीबन कैंसर के सब मरीज़ों के जब उनका इलाज चल रहा होता है तो हेयर उड़ जाते हैं, ठीक है। फटीग और वाइट ब्लड सेल काउंट लो हो जाता है, प्लेटलेट लो हो जाते हैं, म्यूकोसाइटिस यानी म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होगा। प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी पे इसका असर हो सकता है, प्रेगनेंसी ख़राब हो सकती है, फर्टिलिटी में मसले आ सकते हैं, ठीक है। स्किन और नेल जो है उसका कलर, उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो सकता है, जिसके पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। किडनी प्रॉब्लम्स और वेट चेंजेस हो सकते हैं। अच्छा जी, नर्सिंग इंटरवेंशन हमने क्या करना है, चेक फॉर साइंस ऑफ एक्स्ट्राविजेशन। एक्स्ट्राविजेशन का मतलब होता है कि जब ब्लड वेसल से कोई भी सब्सटेंसेस निकल के टिश्यूज़ में जमा होने लग जाए तो उसको हम एक्स्ट्राविजेशन कहते हैं। मतलब ये कि स्वेलिंग वगैरह के लिए देखना है आपने, कहीं स्वेलिंग तो नहीं हो रही। हेमरेज यानी कि ब्लीडिंग अंदर की तरफ जो हो रही हो, सीबीसी का हमने टेस्ट करवाना है, वो बार बार चेक करना होता है। इसके अलावा गम्स ब्लीड नहीं कर रहे हैं, यूरिनरी रिटेंशन तो नहीं हो रही कि यूरिन सही से पास हो रहे या नहीं हो रहे, ठीक है। इसके अलावा डाइट का ख्याल रखते हैं, फ्लूइड इनटेक करवाते हैं, नोज़िया, वोमिटिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेटजीज यानी कि इसको कम कैसे करवा सकते हैं अगर है तो, और टीचिंग उनको देते हैं ताकि उनका डाइट वगैरह सही हो। अच्छा, ये वही आपको दोबारा से फोर्ट एकेथ का बताया गया है। पोर्ट एकेथ जो है वही एक कैथेटर होगा, जिससे नाम से ही पता चलता है, और इसमें एक पोर्ट होता है जो कि एक सिल्वर टाइप की चीज़ होती है, स्किन के नीचे लगाते हैं। थोड़ा बहुत अभी आपको इसके बारे में बताया जाएगा, तो ये आपने पेपर के हवाले से शायद इसमें कुछ एमसीक्यूज वगैरह आ जाएं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको हम पोर्ट एकेथ कहते हैं, और पोर्ट इम्प्लांटेड होता है, यानी कि नीचे आपके स्किन के नीचे लगाया जाता है, 2-3 जगह पे बॉडी के अंदर, अभी वो हम आगे पढ़ेंगे। और इसका काम होता है कि आपके सेंट्रल वेन यानी कि सुपीरियर वेना केवा जो होता है, जो हार्ट में ऊपर की तरफ से आ रही होती है, ठीक है, उसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो। यानी कि जब आप कोई मेडिसिन, कोई कुछ भी देते हो मरीज को, वो तो डायरेक्टली वो ब्लड के साथ मिल जाए और उसको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। यानी कि एक शॉर्टकट तरीका होता है जब हमने कोई काम जल्दी करवाना है, ठीक है। और अगर बार बार मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है या फिर उसको कीमोथेरेपी एडमिनिस्टर करवाई जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए बार बार आईवी पास करना और बार बार इंजेक्टर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जो हमें बार बार वो काम ना करना पड़े और एक ही चीज़ के ज़रिए जो है वो हम कर सकें आसानी से। ये सर्जिकल स्टील से बना होता है और इसका जो जो साइज़ है वो तकरीबन अराउंड 2.5 टू 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, यानी इसका इतना साइज़ होता है, 2.5 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक सेप्टम है और एक कैथेटर है, ठीक है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो ब्लू कलर का है, ठीक है, एक ये और एक इसका कैथेटर जो कि अंदर की तरफ जा रहा होगा और आपके सुपीरियर वेना केवा के साथ अटैच होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि यहाँ से ये जा रहा है और सीधा जाके आपके हार्ट के सुपीरियर वेना केवा के साथ कनेक्ट हो रहा है। मतलब जो भी आप इसके अंदर इंसर्ट करोगे तो वो सीधा आपके हार्ट में जाएगा, ब्लड के साथ मिलेगा और बॉडी में जल्द से जल्द पहुँचेगा, ठीक है। अच्छा, इंडिकेशन कब होगा, यानी कि कब कब आप दे सकते हो, जब आप किसी मरीज को, किसी बच्चे को लॉन्ग टर्म इंट्रावेनस थेरेपी पे रखते हैं, यानी कि बार बार उसको आईवी पास करवानी है, बार बार आपने उसको ड्रग्स एडमिनिस्टर करवाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम ये लगाते हैं। इसके अलावा इजी एक्सेस टू अ मेजर वेन विद लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। हाँ, जब हमने मेजर वेन में कुछ एडमिनिस्टर कराना हो, जैसे हमारे नेक में है या सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है, तो
हमारे लिए एक ईज़ी एक्सेस बन जाता है, एक ईज़ी रास्ता बन जाता है जिसके ज़रिए हम कर सकते हैं और इससे कोई इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं होता। इसके अलावा अगर हमने कोई ब्लड सैंपल लेना है या कोई दूसरी कोई चीज़ लेनी है, ठीक है? या कोई चीज़ एडमिनिस्टर करनी है, तो हमें बार-बार वो प्रिक करने की और नीडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आसानी के साथ हम कर सकते हैं। पॉट्स आर यूज मोस्टली टू ट्रीट हेमाटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स। ये ब्लड के यानी कि किसी मरीज को ब्लड एडमिनिस्टर करना है या कीमोथेरेपी वगैरह देनी है, तो उन जो खून वाले मरीज होते हैं या कैंसर वाले होते हैं उनमें हम बहुत आसानी के साथ दे सकते हैं और ये इनके लिए सहूलत है, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ टाइप्स है जैसे पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर जिसको हम पीआईसीसी कहते हैं। और ये नाम से ही पता चलता है पेरिफेरल है तो मतलब आपके हाथ पाँव में लगेगा, जैसे कि इसमें लिखा इट इज इंसर्टेड इन अ लार्ज वेन नियर योर एल्बो। एल्बो के अंदर एल्बो के पास जो बड़ी सी वेन होती है, ठीक है, एल्बो में, उसमें ये इंसर्ट किया जाता है और उसी में वो सब कुछ फिर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल लाइन टनल वेनस कैथेटर भी कहते हैं, सेंट्रल लाइन कैथेटर भी कहते हैं या हिकमैन कैथेटर भी कहते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल चेस्ट में जो ये वाला है, ठीक है, चेस्ट में लगाया जाता है और ये आपके सुपीरियर वेना केवा के साथ या नेक के वेन के साथ अटैच किया जाता है और ये स्किन के नीचे होता है। इसके अलावा इम्प्लांटेबल पोर्ट और पोर्टाकेट, ठीक है, ये भी स्किन के नीचे लगाया जाता है, स्पेशली बच्चों में, जो कि मुख्तलिफ किस्म के साइड्स पे लगाया जाता है। अच्छा जी, प्रोसीजर इसका वैसे ये तो नर्स का काम नहीं होता, ये एक सर्जन का काम होता है, लेकिन दो कट्स लगाए जाते हैं और उसमें से एक कैथेटर पास किया जाता है और दूसरे में से उसका जो पोर्ट होगा वो आपको नज़र आएगा, ठीक है। और ये इसी तरह फिर वो पोर्ट जो है वो आपके कैथेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है और जो भी मतलब स्किन के नीचे लगाया जाता है, जो स्पेस होता है, ठीक है, उसमें वो लगाया जाता है और फिर आपने जो भी कीमोथेरेपी या ब्लड या इंजेक्शन जो भी देना होता है तो उसके ज़रिए आप दे सकते हो, ठीक है। वर्किंग मैंने आपको बता दिया कि वर्किंग कैसे करते हैं, कि आपका बहुत सारा टाइम बचाते हैं, बार बार नीडल प्रिक से बचाते हैं और ये आपके जो जुगलर वेन है या सबक्लेवियन वेन है या सुपीरियर वेन अकेवा है वहाँ के साथ कनेक्टेड होता है। आइडियली अगर हम देखें, यानी कि अगर कुल मिला जुला के हम बात करें तो बात ये है कि आपके राइट एट्रियम में चीज़ को बहुत आसानी के साथ पहुंचाता है, यानी कि आपके हार्ट में किसी भी ब्लड को या किसी भी ड्रग को बहुत आसानी के साथ पहुंचा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आईवी और पोर्टिकेट का जो है थोड़े बहुत डिफरेंसेस बताए गए हैं, ये आप पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आईवी जो है वो बार बार लगानी पड़ेगी, बार बार उसका ख्याल करना पड़ेगा, उसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो ये उसके लिए एक मसला हो सकता है। लेकिन पोर्टिकेट जो है ये एक आसान प्रोसेस है और इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है, और आसानी के साथ आपको फील भी होता है, यानी कि बिल्कुल आपने स्किन के नीचे लगाया तो आप फील कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब इसकी वजह से आईवी की वजह से अक्सर टिश्यू डैमेज हो जाता है, कोई और मसला होता है, लेकिन पोर्ट के साथ ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा पोर्ट के ज़रिए आप फ्लूइड वगैरह बहुत आसानी के साथ डिलीवर करवा सकते हो, या कोई लैब वगैरह आप लेना है, ब्लड लेना है, कोई सिटी स्कैन वगैरह के लिए, या कोई पॉजिट्रॉन एमिशन टेस्ट वगैरह जो होते हैं, पीईटी, ठीक है, तो इसके लिए आप कोई भी बायोप्सी वगैरह के लिए चीज़ें आसानी के साथ ले सकते हो। अच्छा जी, इसके अलावा पोर्ट जो है वो तकरीबन 7 दिन तक या उससे ज़्यादा भी रह सकता है, लेकिन जो आईवी है वो 3 से 4 दिन तक हम लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो ये भी उसका एक फ़ायदा है कि टाइम ज़्यादा आपको देता है। और इसके अलावा द पोर्ट कैन बी परमानेंट एंड यूज एज लॉन्ग एज इट नीडेड, यानी कि कभी कभी ये परमानेंटली भी हम लगाते हैं, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमें ज़रूरत है। लेकिन आईवी जो है एक टेम्परेरी चीज़ होती है, इतने ज़्यादा टाइम के लिए हम नहीं लगा सकते हैं। अच्छा जी, कंट्राइंडिकेशन की बात करें, यानी कि कब कब आप ये पोर्ट नहीं लगा सकते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्टेड वेन, यानी कि कोई वेन अगर बंद है तो आप उसमें नहीं लगाओगे, क्योंकि जो भी आप उसमें एडमिनिस्टर करोगे वो आगे नहीं जाएगा, मसला होगा, ठीक है। या वेन स्टेनोज हो चुका है, स्टेनोज मतलब बहुत सख्त हो चुका है और उसमें फ्लो नहीं हो रहा, या फिर आईसीपी, आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा है, हो चुका है, तो इसकी वजह से भी इसके ऊपर मसला हो सकता है, कि क्योंकि जो जब आप ये सुपीरियर वेना केवा के साथ अटैच करते हो तो सुपीरियर वेना केवा का प्रेशर भी उसकी वजह से बढ़ जाता है, जो अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो तो ये इसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा सीवियर
कोगुलोपैथी, अगर किसी बंदे में क्लॉटिंग ज़्यादा होती है, जिसका ब्लड बहुत ज़्यादा क्लॉट हो रहा होता है, तो उसमें भी आप नहीं लगा सकते हैं। रिस्पायरेटरी फेलियर का मसला हो या उस जगह पे जहाँ पे आप लगाना चाह रहे हो वहाँ पे ट्रॉमा हो, इंजरी हो, जैसे सब क्लेविकल फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, क्लेविकल बोन के नीचे हम लगाते हैं तो क्लेविकल फ्रैक्चर है तो वहाँ पे आप नहीं लगा सकते, या वो जगह जली हुई है, फ्रैक्चर्ड हो, बर्नड हो, ठीक है, तो इसी तरीके से आप नहीं लगा सकते। अच्छा, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मतलब साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे इसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो जगह रेड हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, ब्रूजिंग हो सकती है, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई लाइन ब्लॉक हो सकता है, या फिर वो अपनी जगह से हट सकता है, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इसके अलावा आप अगर इसका केयर करोगे तो पोर्ट का केयर कैसे करोगे कि आप मरीज़ को तकरीबन जब आपने पोर्ट लगाया तो 48 घंटे यानी 48 आवर तक आपने उसको शावर नहीं लेने देना, यानी उसको नहलाना नहीं है, ठीक है। आपने उसके ड्रेसिंग का ख्याल करना है कि ड्रेसिंग आपने तकरीबन 24 घंटे के अंदर चेंज करवाने हैं, ठीक है। मील्स यानी कि जब बच्चा आपने उसके अंदर वो इंसर्ट कर दिया और बच्चा बिल्कुल सही फील कर रहा है तो आप उसको अपने नॉर्मल मील पे ला सकते हो, यानी कि वो जो खा रहा था या वो खा सकता है तो आप उसको दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड दे सकते हो। पेन रिलीफ, अगर बच्चे को दर्द हो रहा है तो आप एसिटामिनोफेन या फिर पैरासीटामोल वगैरह दे सकते हो। और इसके अलावा एक्टिविटी, जो बच्चे खेल कूद कर रहे होते हैं तो तकरीबन इसके इंसर्ट करने के बाद 24 घंटे तक बच्चे को आपने कुछ नहीं करने देना। स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल नहीं जाने देना, 1-2 दिन छुट्टी करवानी है, ठीक है। खेल कूद से मना करना है तकरीबन 24 आवर्स तक। तो ये आपका मतलब वो केयर रहेगा इसके लिए, ठीक है। अच्छा, नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं पोर्टिकेट कि आपने फ्लैशिंग टेक्निक, यानी कि बार बार उसको फ्लैश करके देखना है कि कहीं ब्लॉक तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है। और हर 3 दिन बाद तकरीबन आपने उसकी ड्रेसिंग चेंज करनी है। और हमने क्लियर पोर्ट विद हेपरिन एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज और टीपीए जो है, ये हेपरिन ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे मेडिसिन होती हैं जो ब्लड को थिन करवाती है, तो हमने वो एडमिनिस्टर करवाना होता है ताकि उसमें कोई क्लॉट ना बन जाए और वो सही से काम करता रहे, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी पेशेंट्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, यानी कि पोर्ट एक एक का आपने ख्याल कैसे रखना है, किस तरह आपने उसको मैनेज करना है, और ड्रेसिंग कब चेंज करवानी है, ये सारी चीज़ें आपने पेशेंट को बतानी है। इसके अलावा स्वेलिंग या रेडनेस वगैरह कुछ हो तो वो भी आपने पेशेंट को बताना है, ठीक है। और अगर इसी तरह का हो तो पेशेंट को आपने ये भी बताना है कि अगर इन्फेक्शन हो, स्वेलिंग हो, तो अपने रिपोर्ट करवाना है, बताना है। और अगर काम करना छोड़ दें, माल फंक्शन करें, ठीक है, या फिर कोई कोई दूसरा कोई मसला हो तो फिर आपने बताना है और पेशेंट को उन सब चीज़ों के बारे में आपने इन्फॉर्म करना होता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। बहुत इजी चैप्टर है, आखिर में थोड़ी बहुत इसकी जो ट्रीटमेंट्स है वो आप देख लीजिएगा, बाकी जो पहले हमने पढ़ा था वो तो बहुत इजी था। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।